सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग डे। तो आज हम पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड फिजिक्स 1 जिसका हमने लेक्चर 1 कर चुके हैं। आज लेक्चर 2 की बारी है। तो इसमें हम 1 वर्ड आंसर्स देखने वाले हैं और इसके बाद हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। हमारी सारी क्लासेस अच्छे से होंगी। तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन से जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हम करा देंगे। अच्छे से आपको रिवाइज कराकर हम अच्छे से आपको यूनिट एंड डायमेंशन से जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो हम आपको कराएंगे। तो ये चैप्टर 1 है। आपको चैप्टर 1 न्यू सिलेबस बेस पर आधारित किया गया है। तो चलिए, ये हमारा विजय बैच है। अगर आप लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं 199 में ज्वाइन हो सकते हैं। ये 3 आप सब्जेक्ट यहाँ पर 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। और ये है हमारा सब्जेक्ट यूनिट एंड डायमेंशन। हमें पढ़ना है, फोर्स एंड मोशन पढ़ना है, वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ना है, रोटेशन मोशन पढ़ना है, मोशन ऑफ प्लेट्स एंड गति हमें पढ़ना है, ऊष्मा एवं ऊष्मा गति पढ़ना है। हमारा ये एक चैप्टर जो था ये कट चुका है। तो ये हो गए हमारे सिलेबस जो कि हमें पढ़ना है। तो हमारा पहला चैप्टर जो था यूनिट एंड डायमेंशन, इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनेंगे वो सारे हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, ये जो है हमारा ये 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस हम करा रहे हैं आपको। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन कौन से हैं, आपको बताना है कौन कौन से हैं। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। हमारा एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब भाई हम समझ लेते हैं मूल मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है मूल मात्रक के बारे में। वे मात्रक जिनको किसी अन्य मात्रक की सहायता से नहीं बनाया जा सकता, उदाहरण के लिए केजी, मीटर, सेकंड आदि एक्सेट्रा। तो ये सारे जो होते हैं जिनको किसी दूसरे की मदद से, सहायता से नहीं बनाया जा सकता, उसी को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जिनको किसी अन्य मात्रक की सहायता से बनाया जा सकता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे अगर हम किसी भी दूसरे की सहायता से बनाते हैं तो उसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पर मूल मात्रक एंड व्युत्पन्न मात्रक में हम डिफरेंस भी समझ लेते हैं। पहले देखिए, हमारा जो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जब आपकी कॉपी आएगी तो आपको सिंपल सा ऐसे ही लिखना होगा। तो आपकी जो कॉपी आएगी आपको ऐसे ही लिखना होगा। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है पहला डिफरेंशिएशन में, मूल राशि के मात्रकी को मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रकी को मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं और इसमें मूल राशियों के मात्रकी को, मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर दूसरा हमारा जो डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है मात्रक पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जो हमारे मात्रक होते हैं वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और यहाँ पर लिखा गया मात्रक मूल मात्रकी पर निर्भर करती है। जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वो हमारा मूल मात्रकी पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? मूल मात्रकी पे। और हमारा है यसाई से 7 मूल मात्रक तथा 2 पूर्व के मूल मात्रक हैं। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या असीमित है। देखिए, इसमें निर्धारित है और इसमें देखिए असीमित है।
इसमें सीमित है, इसमें एक लिमिट के बाद आप गिन सकते हैं इसमें जितनी होती हैं, बट इसमें आप असीमित है, इसे आप नहीं गिन सकते। यहाँ पर आपको सीधा लिखा गया है कि देखिए इसमें 7 2 मिलाकर पूरे ही ये 9 होते हैं, बट ये अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको कॉपी जब आपको मिलेगी तो आप उसको ऐसे ही लिखिएगा एकदम बेहतरीन राइटिंग में। देखिए ये कॉपी से ही मैंने लिया हुआ है ताकि आपको समझ में भी आए कि हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की जो कॉपी होती है उसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आपको यहाँ से बढ़िया से तैयारी करा दी जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, यसाई प्रणाली में मूल किस मूल राशि का मात्रक है। अब देखिए इसमें यसाई मूल किस मूल का मात्रक है, आपको मूल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पदार्थ के परिमाण का, किसके होता है, पदार्थ के परिमाण का मूल राशि का मात्रक होता है, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसी का देखिए अभी हम यहाँ पर डिफाइन करके आपको दिए हैं। देखिए किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, क्या इसका यह अर्थ है कि कोई राशि जिसका परमाणु व दिशा हो वह अवश्य ही सदिश होगी। किसी वस्तु के गुणन की व्यवस्था गुणः अक्ष की दिशा और अक्ष के परिस्थ गुणनों कोणों द्वारा की जा सकती है। क्या इसका यह अर्थ है कि कोई भी गुणन एक सदिश है, ठीक है। यसाई प्रणाली का ये एक सिंपल सा डिफिनीशन है, आप लोग इसे ऐसे एक बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर परिमाण व दिशा मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर लिखा है किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होती है। ये आपको लाइन समझ में आ गई कि हमारे किसी भी परिमाण में दिशा और हमारी परिमाण दोनों होता है। क्या इसका यह अर्थ है, इसका यह अर्थ है कि कोई राशि जिसका परिमाण व दिशा हो वह अवश्य ही सदिश होगी। क्या वह हमेशा सदिश ही होगी, तो ये कहा गया है कि वो हमेशा सदिश ही होगी। किसी वस्तु के गुणन की व्यवस्था गुण अक्ष की दिशा और अक्ष के परितः गुणन कोण द्वारा की जा सकती है। क्या इसका यह अर्थ है कि कोई भी गुणन एक सदिश है, हाँ बिल्कुल एक सदिश होता है, ठीक है। तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी देख लिया इसी के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। पास्कल आपको बताना है पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो देखिए जो हमारा दाब होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल जी हैं दाब के मात्रक, ठीक है। यहाँ पर दाब कहते किसे हैं, हम इसे भी समझ लेते हैं, प्रेशर आखिर कहते किसे हैं। देखिए जैसे हमारा यहाँ पर एक एरिया है, एरियल है ना, अगर एरिए पे ऊपर से एरिए के ऊपर अगर कोई भी फोर्स लगता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। आपको ये डिफिनीशन समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई हो तो मैं और भी डिफिनीशन लाया हूँ। यहाँ पर देखिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है, इसे आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है। P इज इक्वल टू एफ ए होता है, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। अब देखिए हम यहाँ पर ये हमारा एक एरिया है, ठीक है। अब एरिया पे हमारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, एरिया पे ही हमारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तभी तो ये चीज़ जो है यहाँ पर पीछे एरिया इसका कवर्ड है, एरिया इसमें ज़्यादा एरिया है, इसी को तभी तो ये प्रेस करके पीछे ढकेल पाएगा। तो इसीलिए पहले तो ये एक छोटा सा एरिया होता है, इसी एरिया पे फोर्स लगाया जाता है। जब ये फोर्स लगता है तो इसी एरिया को ये पीछे की ओर प्रेशर करता है, तो इसी को प्रेशर कहते हैं। जब हम एरिया और फोर्स एरिया से हम किसी चीज़ को फोर्स करते हैं तो उसे ही हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का मात्रक तथा विमेय सूत्र लिखिए। विमेय सूत्र आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम विमेय सूत्र भी देख लेते हैं। देखिए विमेय सूत्र होता है जूल एम एल स्क्वायर कॉमा टी माइनस टू।
अब देखिए इसे निकाला कैसे जाता है। पहले निकालने के बाद पहले हम ये समझ लेते हैं ये है क्या। गति, गति करती हुई किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा उसे हम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखी गई है एक वस्तु रखी गई है, वस्तु पे अगर हम बल लगाते हैं तो ये विरामावस्था से यह मूविंग करने लगेगा, यह चलने लगेगी। यह उदाहरण जैसे धनुष, धनुष पहले हम उस पर, यहाँ पर एक हमारा तीर है, जब हम उस पर पीछे की ओर प्रेशर करते हैं, पहले हम एक यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है तो यहाँ पर अगर हम इसको प्रेशर करते हैं तो पहले हम पीछे खींचते हैं, उसके बाद आगे छोड़ते हैं ताकि ये तेज़ी से मूव करे। इसी को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा आपको समझ में आ गई होगी, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का डिफिनीशन, फार्मूला, डेरिवेशन, टाइप एंड एग्जाम्पल भी हमने लाया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक सर्कल था, यहाँ पर मैंने रखा तो यहाँ पर ये सर्कल अपने आप ही मूव क्यों करने लगा? ये हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमारा जो ये सर्कल रखा गया वो अपने आप ही मूव क्यों करने लगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये हमारा क्या हुआ? मूव करने लगा, गतिज ऊर्जा। अब देखिए इसमें यहाँ पर मैं रखूँगा तो इसकी गति बनेगी, इससे यहाँ से इसकी गति बनने शुरू हो जाएगी। तो ये गति बनेगी तो ये धीरे धीरे गति परिवर्तित होगी। अगर यहाँ पर इसका 0 डिग्री, अगर इसकी स्पीड 0 है, यहाँ पर इसकी स्पीड 0 है और यहाँ पर पहुँचते इसकी स्पीड 10 की हो सकती है। यानी कि गतिज ऊर्जा हुई ना, यानी कि इसका जो है प्रेशर बढ़ा ना, इसका जो लेंथ था, जो इसका काइनेटिक एनर्जी में जो फोर्स लगा था वो हमारा बढ़ा, गतिज ऊर्जा बढ़ी। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ई के इज इक्वल टू 1/2 1v स्क्वायर। ई के इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। हम ऐसे बहुत सारे लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए दो विमाहीन राशियों के नाम लिखिए। 2 विमाहीन राशियों के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है, नाम लिखने हैं। तो देखिए 2 राशि हैं, कोण होता है और वक्रित होता है, वक्रित होता है, ठीक है। 2 विमाहीन राशि के नाम क्या होते हैं? कोण होते हैं और विकृत होते हैं। ये कोण और विकृत क्या है आप इस फिगर से समझ सकते हैं। 2 पदार्थ ए और बी के लिए प्रतिबल वक्रित ग्राफ चित्र है, यहाँ पर उसका नाम दिया है 9.12 है, में दर्शाया गया है। इसका नाम है 9.12, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिबल दिया है और वक्रित प्रतिबल। अब देखिए ये जो ग्राफ है ये ऐसे मूव कर रहा है, इधर के साइड में ऐसे मूव कर रहा है। इसका मतलब कि पहले हम इसे समझ लेते हैं तो उसको हम समझ जाते हैं। इन ग्राफों को एक ही पैमाने मानकर खींचा गया है, एक ही पैमाने पे मान के खींचा गया है। दोनों पदार्थ में कौन अधिक मजबूत है, जैसे यहाँ पर मुख्य उदाहरण भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए मजबूत के लिए क्या ये वाला हमारा मजबूत है या फिर ये वाला मजबूत है? तो देखिए एफ अपॉन में जब हम ए लगाएंगे तो इसमें प्रतिबल हमारा ये वाला मजबूत है, ठीक है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा गया है स्प्रिंग का बल नियतांक की विमा मिलेगी। स्प्रिंग का बल नियतांक की विमा हमें बताना है, ठीक है। तो नियतांक की विमा जो निकालने के लिए सूत्र होता है F इज इक्वल टू m माइनस के एक्स होता है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। को छोड़ने पर F अपॉन यक्स हमें प्राप्त होता है। तो F बी विधि यक्स अपॉन में की विधि कर देते हैं। हम क्या करते हैं? F बी विधि कर देते हैं। जब हमें यक्स विधि करते हैं अपॉन में यक्स विधि कर देते हैं, F विधि अपॉन में यक्स विधि, तो हमारा क्या आता है? ML-T-2 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? MT-2 होगा। MT-2 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण
नियतांक की विमा लिखिए। आपको विमा बताना है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा बतानी है आपको। चलिए देखिए यहाँ पर विमा अच्छे से विस्तार किया गया है। यहाँ पर देखिए ये है गुरुत्व आकर्षण का हमारा जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ऐसे ही लिखा गया है। और आपको ई एनर्जी का भी फार्मूला लगा दिया गया है, हाइट भी इसमें दे दिया गया है, और हाइट के साथ साथ ही यहाँ पर गुरुत्व आकर्षण को भी खंडित किया गया है। खंडित करने के साथ यहाँ पर 1/2 था, 1/2 आ गया। जब ये काटने के बाद हमारे जो शेष बचते हैं यहाँ पर लिखा गया है। और यम फिर उसके बाद क्या किया गया, हम इसी फार्मूले पे इसको पुट कर दिए तो इतना आ गया हमारा। उसके बाद हम इसमें आपको डिटेल पूर्वक तो नहीं बता सकते। अगर आपको डिटेल्स एकदम डिटेल से ही क्लास पढ़नी है तो आप लोग ऐप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए यहाँ पर ml का स्क्वायर t-2 अपॉन में t-1, ठीक है, t-1। तो इसी के हिसाब से हमने किए हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसी के हिसाब से ml स्क्वायर t-1 भी यहाँ पर दिया गया है। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर लिखा गया गुरुत्वाकर्षण। चलिए यहाँ पर एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा लिखिए। आपको विमा बताना है, क्या होगा इसका विमा, ठीक है। ml स्क्वायर t-1 होगा। इसको आप लोग खुद से ही समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वशिष्ठ ऊष्मा की विमा लिखिए। अब वशिष्ठ ऊष्मा की विमा आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन का आपको अच्छे से आंसर पता चल गया ना। हमने ये देखिए ml स्क्वायर t-1 जैसे निकाला, इसी फार्मूले से हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर ml स्क्वायर आपको शायद दिख रही होगा, ml स्क्वायर टी आपको टी देखिए यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी से हम निकालेंगे। अब देखिए इसी का हमारा हो गया ml स्क्वायर t-1, ठीक है। अब हमारा अगला हो गया वशिष्ठ ऊष्मा की विमा लिखिए। आपको इसका विमा लिखना है। तो विमा के यहाँ पर देखिए Q इज इक्वल टू में हमने ये माना है, उसके बाद C गुलाम इज इक्वल टू ये माना है, और विमी सूत्र जो होता है ये होता है, उसी का अपॉन में कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। और ऊष्मा की विमी सूत्र कार्य की विमलीय सूत्र होता है, तो इसमें हमने सिंपल सा सूत्र लगाकर सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अभी देखिए यल स्क्वायर टी का स्क्वायर -2 थीटा -1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की विमा क्या है। चलिए क्षेत्रफल की विमा, अभी देखिए विमा से हमारे सारे कितने सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर होंगे। हम विमा आपका पूरा ही इंडी कर देंगे, मतलब कि आपका विमा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके हल हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है क्षेत्रफल की विमा क्या है। क्षेत्रफल का हमारा विमा जो होता है, क्षेत्रफल का विमा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसे हम यल स्क्वायर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यल स्क्वायर से हम इसे डिनोट करते हैं विमा को। अब हमारा यहाँ पर एक और है आयतन की विमा क्या है। अब आपको आयतन का विमा बताना है। तो आयतन की विमा जो होती है वो होती है आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो तीनों में हमारा लेंथ ही तो लग रहा है, तीनों में ही तो हमारा लेंथ ही लग रहा है, तो इसीलिए यल क्यूब हो गया, यल क्यूब हो गया, ठीक है। तो आयतन की विमा भी हम समझ लिए। यहाँ पर लिखा है कि घनत्व की विमा क्या है और वेग की विमा क्या है। आपको इन दोनों को बताना है। पहले तो इसका समझ लेते हैं। इसका घनत्व की विमा जो होता है यम यल की पावर 3 माइनस में यम यल की पावर -3 हो जाता है, ठीक है। और हमारा और भी हमारा एक है वेग की विमा जो होता है यल टी माइनस में 1, यल टी -1 इसका विमा का सूत्र होता है, ठीक है। तो आपको ये सूत्र याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको अप्लाइड फिजिक्स में कोई दिक्कत ना आए जब आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में बैठे तब, ठीक है। ये क्वेश्चन है त्वरण की विमा क्या है। तो त्वरण की विमा हम आपको क्या देते हैं, होमवर्क देते हैं। होमवर्क नहीं देते हैं, चलिए इसको हम बता देते हैं, इसके आगे वाला होमवर्क दे देंगे, ठीक है। तो यल टी का पावर -2, यल टी का पावर -2 इसका आंसर होगा। यम यल टी का पावर
-2 होगा। तो आप लोग समझ गए ये भी। अब देखिए ये है बल की विमा क्या है, तो आपको इसको एच डब्ल्यू दिया गया है, आप लोग इसे एच डब्ल्यू करिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ऊष्मा ऊष्मा चालकता गुणांक की विमा लिखिए। आपको ऊष्मा चालकता गुणांक का विमा बताना है क्या होगा। तो विमा आप देखिए यहाँ पर दिया गया है, विस्तार पूर्वक हमने बताया। परिभाषा पहले हम समझ लेते हैं ऊष्मा चालकता का। यहाँ पर लिखा है किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो ताप के स्थायी दशा में एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले 1 मीटर लंबाई हड़ के आमने सामने वाले फलकों में से 1 सेकंड में प्रवाहित होती है। कितने सेकंड में प्रवाहित होती है? 1 सेकंड में प्रवाहित होती है, जैसे यहाँ पर हमारा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऊपरी सीधा दिया गया है और इसके साइड में आप देखिए यहाँ पर आर लगा दिए गए है 1 का, ठीक है। तो इसका जो हमारा होता है ये हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखा है यम एल टी की पावर -3 थीटा की पावर -1 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है श्यानता गुणांक की विमा लिखिए। आपको श्यानता गुणांक की विमा बताना है क्या होगा। तो इसकी विमा जो होती है एल की पावर -1 और टी की पावर -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुछ आ गया है, देखिए इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखे गए हैं श्यानता गुणांक की परिभाषित दीजिए, इसका विमी सूत्र तथा एमकेएस मात्रक लिखिए। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है ऐसे ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर लिखा गया है श्यानता गुणांक किसी द्रव्य का श्यानता गुणांक उस द्रव्य के भीतर एकांक क्षेत्रफल वाली 2 पंखों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल, जबकि पंखों के बीच एकाक पग प्रणाली है। देखिए यम के एस दिया हुआ है, यस हाइड अणुणाली प्रतिबल वही तिहार यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग इसे भी समझ लीजिए, वही तिहार, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारा एकदम इम्पॉर्टेंट था, इसे भी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर लिखा है प्रश्न 11 8.25 + 3.3 का मान उचित स्तर अंकों में लिखिए। अब देखिए इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिंपल से हमको एडिंग कर देना है। 8.25 3.3 हमको एडिंग कर देना है। अब एडिंग करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा और 3 में 2 5 आएगा, 0.83 11 आएगा, बट हमको एक ही अंकों में देना है। तो इसीलिए 11 पॉइंट हम इसको 6 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 आ गया है ना। अगर यहाँ पर 6 आया होता तब भी हम यहाँ पर 6 लिखते, अगर यहाँ पर 4 आया होता, 5 के स्थान पे 4 आया होता तब हम यहाँ पर 4 लिखते, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पर लिखा है 11.6, देखिए 11.6 मैंने आपको बताया, तो यही यहाँ पर दिया गया है। अब हम समझते हैं अपना किसी मापन यंत्र की अर्थात सीमा कितनी होती है, यथार्थ सीमा आपको बताना है, ठीक है। यथार्थ सीमा आपको बताना है। तो यथार्थ सीमा यहाँ पर आपको विस्थापित से बताया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है किसी माप की यथार्थ भौतिक राशि के मापित मान तथा वास्तविक मान में अंतर पर निर्भर करता है। अंतर यहाँ पर आपको दिया गया है आधारित, ठीक है। यहाँ पर कोई छड़ वास्तविक लंबाई 4.856 सेमी, यंत्र बी, देखिए अब यंत्र ए में 4.8 आया है और यंत्र बी में हमारा कुछ भी नहीं आया है, तो यंत्र बी में हमारा जो है वो भी 4.8 ही आने की संभावना है।
तो आप लोग इसे ये जो ये मैंने लाया हुआ यथार्थांकों की प्रसिद्धियों एवं मापन में त्रुटि। मापन समस्त प्रायोगिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मूलधर है कि भी मापन यंत्र के सभी मापन के परिमाणों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है। यह अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है। प्रत्येक परिकल्पित राशि जो मापित मानों पर आधारित होती है में भी कुछ त्रुटि होती हैं। यहाँ हम दो तकनीक शब्दों यथार्थ और परिशुद्धि में प्रभेद करेंगे। किसी माप को यथार्थ वह मान है जो हम यह बात है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान की कितना निकट है, जबकि परिशुद्धि यह बताती है कि वह राशि किस वैविध्य से है। ठीक है, तो इसे आपने अच्छे से समझ लिए। इसे आप लोग खुद से पढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा दिया गया है कुछ, यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप लोग इसे भी समझ लीजिए। किसी, यहाँ पर लिखा है किसी मापन यंत्र की यथार्थ सीमा कितनी होती है, तो उसकी अल्पांक की बराबर होती है। और प्रतिशत त्रुटि क्या है? प्रतिशत त्रुटि अपेक्षित त्रुटि के इंटू 100 होता है। तो आपने इसे भी समझ लिया। यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, आपने इसे समझ लेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कार्य। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कार्य। कार्य का विमीय मात्रक लिखिए। किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड होता है कार्य का मात्रक। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है उन तीन भौतिक राशि के बताइए जिनके ml-1 t-1 दाब प्रतिबल यंग प्रताप गुणांक होता है। तो आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया है। अभी ये हमारा एक विजय बैच है, आप लोग इसे ज्वाइन होना चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। 199 इसकी फ़ीस रखी गई है और इसमें आपको पढ़ाया जाएगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, CS, इलेक्ट्रिक ड्राइंग। अगर आप लोग इसे ज्वाइन करना चाहते तो इसी नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।